नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान के 9वें अनुसूची के बारे में बात करेंगे। प्राय अनुसूचियों को लेके कुछ कन्फ्यूजन स्थिति रहती है छात्रों में, और बहुत सारे छात्रों ने ये पूछा कि अनुसूची की आवश्यकता ही संविधान में क्यों पड़ी है। तो पहले ये समझते हैं कि संविधान में मूलतः 4 उसको हम भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में है प्रीएम्बल, दूसरे भाग में है संविधान के प्रावधान जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक है, और तीसरे भाग में है संविधान की अनुसूचियां जिनकी संख्या आजकल 12 है, और चौथे भाग में अपेंडिक्स हैं जो कि अब जम्मू कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म कर देने के बाद जो एक प्रकार से रिडंडेंट हो गए हैं, जो कि एक प्रकार से निष्प्रभावी हो गए हैं। ये जो प्रश्न है कि संविधान में अनुसूचियों को रखा क्यों जाता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संविधान में मूल प्रावधानों में कहीं कहीं कुछ विस्तार की आवश्यकता पड़ती है, और वो विस्तार अनुसूचियों में रख दिए जाते हैं, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे कि वो विस्तार क्या है और क्या क्या चीज़ें किन किन अनुसूचियों में रखी गई हैं। जब संविधान बनाया गया था तो वास्तव में उस समय 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था, और 8 अनुसूचियों में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके बाद उसमें अनुसूची 9वीं जोड़ी गई, और उसके बाद अनुसूची 10वीं, 11वीं और 12वीं, अब 12 अनुसूचियां संविधान के अंतर्गत हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या चीज़ें हैं। जैसे संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित क्षेत्र भारतीय संघ में होंगे। दूसरी अनुसूची में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों को और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को क्या वेतन दिया जाएगा। तीसरे अनुसूची में ये है कि वो शपथ कौन सी ग्रहण करेंगे। चौथी अनुसूची में ये लिखा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंट्रोल के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 6वीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जैसे जो 4 ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार 7वीं जो अनुसूची है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, उसके शक्ति विभाजन के बारे में रखा गया है, जिसमें कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं सूची में जितनी राजभाषाएं, मान्य राजभाषाएं हैं वो रखी गई हैं। 9वीं सूची में जो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये संविधान के बनने के बाद 1951 में इसको ऐड किया गया, और इसमें क्या क्या रखा गया है। इसमें बेसिकली वो कानून होते हैं, 9वीं अनुसूची में वो कानून रखे जाते हैं जिनको कि लैंड रिफॉर्म से जोड़ा गया, और उनको मौलिक अधिकारों का हनन करने के कारण न्यायपालिका के द्वारा निरस्तीकरण से बचाने के लिए उसमें रखा गया है। तो 10वीं अनुसूची में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ रखा गया है, और अर्थात दल बदल निरोधक कानून है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार क्या होंगे। ये संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 12वीं अनुसूची में बात आती है 9वीं अनुसूची की, कि 9वीं अनुसूची की ये कब आया और क्यों आया ही। तो बेसिकली हुआ ये कि जब हमारा संविधान बना और हम स्वतंत्र हुए, तो उस समय नेहरू जी का सोशलिस्टिक कुछ समाजवादी रुझान था। कांग्रेस पार्टी में जैसा कि आप जानते हैं कि एक सोशलिस्ट सेंटर, एक समाजवादी केंद्र हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में, और उसमें बहुत सारे समाजवादी, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, इस प्रकार के बहुत सारे लोग उसमें थे, जो कि कालांतर में धीरे धीरे उससे अलग हो गए। तो नेहरू जी का समाजवाद के प्रति थोड़ा रुझान था, इसलिए उन्होंने संविधान जब बना तो संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो समाजवाद को लागू करने में रुकावट पैदा करती थी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारे मौलिक अधिकार। संविधान ने जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए हैं, वे मौलिक अधिकार समाजवादी नीतियों से टकराते थे, क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब एक उदारवादी प्रावधान है, अर्थात वो इस प्रकार के प्रावधान है जो हमको अधिकार और शक्तियाँ देते हैं। लेकिन जब समाजवादी नीतियों की तरफ सरकार को चलना पड़ा, तो उसको शुरू से ही ये समझ में आ गया कि ये फंडामेंटल राइट्स इसमें व्यवधान बन रहे हैं, और बड़ा उसके लिए दिक्कत तलब हो जाएगा समाजवादी नीतियों को लागू करना। इसी की शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में
कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मुकदमा हुआ, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार का जो लैंड रिफॉर्म अधिनियम था, बिहार में जो भूमि सुधार कानून था, उसको 1950 में इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ये जो भूमि सुधार आधार है ये अनुच्छेद 14 में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए ये मान्य नहीं है, तो उसको निरस्त कर दिया। अब बिहार सरकार के जब भूमि सुधार कानूनों को निरस्त किया गया वहाँ के पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, तो केंद्र सरकार के मन में ये भाव आया, ये डर पैदा हुआ कि इसी प्रकार से अनेक राज्यों में भी जो भूमि सुधार के प्रयास किए जाएंगे या केंद्रीय स्तर पे जो भूमि सुधार के प्रयास किए जाएंगे, ये सारे के सारे प्रयास कहीं निष्फल ना हो जाए, क्योंकि ये तो हर जगह मौलिक अधिकारों से टकराएंगे, और जब मौलिक अधिकारों से टकराएंगे तो न्यायपालिका इन सुधारों को, इन कानूनों को निरस्त कर दिया करेगी। इसलिए सरकार ने एक पहला संविधान का संशोधन किया, जिसको कि 1951 में ही किया सरकार ने, और इस कानून का संशोधन करके उसने दो काम किए। पहला काम तो उसने जो जमींदारी थी देश में, उस जमींदारी को समाप्त किया। जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास हजारों बीघे एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, उन पे सीलिंग लगा दी और कहा कि कोई भी जमींदार नहीं होगा और सबके पास लैंड की सीमित मात्रा होगी, सरकार उसका अधिग्रहण करेगी। तो इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने संविधान में आर्टिकल 31B का भी प्रावधान किया, और आर्टिकल 31B का प्रावधान करके उसमें ये डाला कि एक नवी अनुसूची बनाई जाएगी, और चाहे केंद्र के कानून हो और चाहे राज्यों के कानून हो, जो भी कानून होंगे उसमें रख दिए जाएंगे, और जब उसमें रख दिए जाएंगे तो कोई भी न्यायपालिका उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगी। और इसलिए यदि भूमि सुधार कानून किसी के भी मौलिक अधिकारों से टकराते भी हैं तो भी किसी न्यायपालिका को इस आधार पे उन भूमि सुधार कानूनों को निरस्त करने का अवसर नहीं मिल पाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। तो शुरुआत में 1951 में जब नवी अनुसूची बनाई गई, और ये 1951 में जब जमींदारी एबॉलिशन हुई, उस समय केंद्र सरकार ने 13 ऐसे कानूनों को, भूमि सुधार के जो कानून थे भिन्न भिन्न, उनको नवी अनुसूची में डाला, और कालांतर में इसमें बढ़ोतरी होती रही। समय समय पर सरकारें नए नए भूमि सुधार के कानूनों को उसमें लागू करती रहीं, और आज की तारीख में 284 अर्थात 284 कानून हैं जो कि कुल नवी अनुसूची में इस समय रखे गए हैं। नवी अनुसूची की एक और ख़ास बात थी, और वो ख़ास बात ये थी कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ये नियम है कि जब भी कोई कानून बनेगा तो वो आगे की डेट से प्रभावी होगा, पिछली डेट से प्रभावित नहीं होगा। अर्थात अगर वो मार्च या अप्रैल 2020 में कोई कानून बन रहा है तो वो उसी तिथि से लागू होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कहें कि आप 2018 से लागू हो जाएगा या 2019 से लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मार्च 2020 या अप्रैल 2020 जिस तिथि से वो बना होगा, जिस महीने से बना होगा, जिस तिथि से बना होगा, उसी से आगे लागू होगा। लेकिन नवी अनुसूची के बारे में ये व्यवस्था कर दी गई संविधान का संशोधन करके कि इसमें यदि कोई कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लाया जाता है तो भी वो विधिमान्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कानून निरस्त कर दिया गया, मान लीजिए वो नवी सूची में नहीं है, कोई कानून भूमि सुधार कानून है और न्यायपालिका उस कानून को निरस्त कर देती है, तो निरस्त होने के बाद भी अगर उसको नवी अनुसूची में सरकार डाल देती है, संविधान का संशोधन करके नवी अनुसूची में डाल देती है, तो ये माना जाएगा कि न्यायपालिका के द्वारा निरस्त होने के बावजूद भी वो कानून वैध है और उसी तारीख से वैध है जिस तारीख से वो कानून बना था। तो ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण बात थी नवी अनुसूची के बारे में। और जाहिर है कि इससे व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति तो पैदा हो ही गई। न्यायपालिका को लगा कि विधायिका हमारे न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकारों पे एक प्रकार से कुठाराघात कर रही है, वो चाहती है कि हमको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार न मिल सके, और इसमें नाना समय पे टकराव न्यायपालिका में होते रहे हैं। लेकिन मैं 3 न्यायिक निर्णयों का या 4 न्यायिक निर्णयों का विशेष रूप से आपसे उल्लेख करना चाहूँगा जिसने कि इस धारा में परिवर्तित किया। अर्थात जैसे सबसे पहला जो केस हुआ 1967 में हुआ, 1967 में उसको गोलकनाथ केस के नाम से जानते हैं। गोलकनाथ केस में न्यायपालिका ने ये निर्णय दिया कि साहब जो व्यवस्थापिका है वो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर ही नहीं सकती, और 1970
2003 में केशवानंद भारती केस हुआ, जिसमें कि इस निर्णय को तो उलट दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर व्यवस्थापिका चाहे तो वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। अब ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय दिया गया न्यायपालिका के द्वारा, और जब ये निर्णय दिया गया तो एक नया प्रिंसिपल भारतीय संविधान में आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर का, या मौलिक जो जिसको हम कहते हैं कि संविधान के मूल ढांचे का। और इसका प्रयोग करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 में, और उसमें ये कहा गया, उसमें न्यायपालिका ने ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून 24 अप्रैल 1973 के पहले के हैं, अर्थात केशवानंद भारती केस के पहले के हैं, वो तो बने रहेंगे, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी कानून 9वीं शेड्यूल में 9th अनुसूची में डाले जाएंगे, न्यायपालिका को उन सारे कानूनों पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने का इसलिए अधिकार है क्योंकि न्यायपालिका देखेगी कि क्या उन कानूनों के द्वारा कहीं संविधान के मौलिक ढांचे का या संविधान के मूल ढांचे का या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। और इस प्रकार से संविधान 9वीं अनुसूची के जो 213 कानून हैं, जो कि 24 अप्रैल 1973 के पहले उसमें डाल दिए गए थे, वो तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो 71 लॉ 71 लॉज जो उसके बाद 24 अप्रैल के बाद जो उसमें डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में, उस पर एक तलवार हमेशा लटकती रहती है, और उसको उनमें से किसी भी कानून को कभी भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में, कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, इसमें और एक कदम आगे बढ़ते हुए 1980 के बाद 2007 में एक निर्णय आया, बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय है, जिसको IR कोयलो निर्णय बोलते हैं, वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इस निर्णय में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इतनी बात कही, बस आगे बढ़ाया है इसको कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून हैं, उन सारे कानूनों पे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तो लागू होगा ही, जो भी उसमें प्लेस किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है और 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अर्थात समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर इन 3 मौलिक अधिकारों में से वो किसी भी अधिकार का हनन इस तरीके से करता है जिससे कि संविधान की मूल ढांचे को दुष्प्रभावित करता है, तो भी उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है और उसको निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की स्थिति में यही बात है कि 9वीं अनुसूची में अब वो जुडिशियल रिव्यू का एग्जेम्पशन नहीं है जो कि पहले कभी हुआ करता था, और 24 अप्रैल 1973 के बाद से स्थिति एकदम बदल गई है। और आज की तारीख में बहुत सारी सरकारें जो उसमें नए कानूनों को लाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु का एक कानून है जिसमें कि 69% रिजर्वेशन दिया गया है और उसको भी 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है। उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में विचार विमर्श चल रहा है, उस पर अब उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पक्ष में या विपक्ष में जो भी निर्णय ले, लेकिन वो चल रहा है। इसी प्रकार से और भी लोग मांग करने लगे हैं कि कुछ कानूनों को, दिल्ली लैंड सीलिंग एक्ट है, या अभी मांग की गई कि जो प्रमोशन में आरक्षण फंडामेंटल राइट न होने का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन इस प्रकार के कानूनों को 9वीं अनुसूची में लाया जाए। तो अब ये सारे के सारे कानून भले ही 9वीं अनुसूची में लाए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये देखने का अधिकार है कि वास्तव में वो कहीं संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी होगा और उसको निरस्त भी किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। Thank you very much.